ये लीजिए गुड़ का पराठा, आपको बहुत पसंद है ना मक्खन के साथ? बड़े दिनों बाद बनाया, बहुत अच्छी खुशबू है। तो खाइए ना, इधर उधर क्या देख रहे हैं? अरे खा ही रहा हूँ। सविता एक काम करो ना, जब तक तुम एक और बना दो ना गुड़ का पराठा। एक और? लेकिन सुबह को तो आप इतना भारी नाश्ता करते नहीं है। हाँ, आज बड़े दिनों बाद गुड़ का पराठा बनाया है तो सोच रहा हूँ दूसरा भी खा लूंगा। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती हूँ फिर। हाँ हाँ। प्रणाम भैया। खुश रहो, आज देर हो गई आने में। वो जरा नहाने में समय लग गया थोड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो गुड़ का पराठा खाओ, तुम्हें पसंद है ना? वाह, गुड़ का पराठा! कितने दिनों बाद आज शक्ल देखी है गुड़ के पराठे की। लेकिन भैया आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आप खाइए ना। मैंने दूसरा बनाने के लिए कहा है सविता को, तुम खा जाओ। वाह, उसके ऊपर मक्खन भी है, आज तो मजा आ गया। अक्सर बड़े भाई दिखाते नहीं है, लेकिन छोटे भाई के लिए उनका प्यार पिता से कम नहीं होता। सेठी परिवार कई सालों से एक ही दुकान और एक ही छत के नीचे रह रहे थे। भाइयों ने पिता की दुकान को आगे बढ़ाया था और बच्चे भी हंसते खेलते एक साथ बड़े हो गए थे। लेकिन औरतों के बीच की कड़ी आज भी वैसी ही थी इस परिवार में, खिंचाव और जलन से भरी। पल्लवी, तुम्हें किसने कहा था आज पनीर बना दो? तुम्हें पता है ना मुझे गैस हो जाती है पनीर से। हाँ, तो आप नहीं खा सकती तो क्या हम भी पनीर की सब्जी ना खाए? इसका मतलब है तुमने जानबूझकर बनाई है ये सब्जी, है ना, जिससे मैं सब्जी ना खा सकूं? मेरे पास आपके जितना समय नहीं होता जो मैं आपके खिलाफ सब्जियां सोचती रहूं आप कौन सी खाएंगी कौन सी नहीं। जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो ना, तब से ही मेरे पीछे पड़ गई हो। जेठानी हो तुम्हारी, लेकिन नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। ये तो मुझे कहना चाहिए कि आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जब देखो टोकती रहती हैं, लेकिन अब मैं और नहीं सहन करूंगी आपका। तुम सहन कर रही हो? अरे वो तो मैं हूँ जो तुम्हें सहन करके बैठी हूँ, नहीं तो कब का ये घर बिखर गया होता। हाँ, तो आपसे किसने कहा है सहन कीजिए? मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये मम्मी और ताई जी फिर से शुरू की। चलो हम रोनित भैया के पास चलते हैं। हाँ, वो जरूर हमारे लिए कॉलेज से कुछ न कुछ लाए होंगे। चलो। औरतों के बीच की नाराजगी कभी बच्चों में नहीं आई। वो सब तो एक बड़े परिवार की तरह एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। रोनित, विशाल और किंजल को अंश से कम नहीं मानता था। उन्हें उतना ही प्यार करता था जितना एक बड़े भाई का होना चाहिए। अरे आगे तुम दोनों, मैं तुम दोनों के बारे में ही सोच रहा था। भैया, माँ और ताई जी फिर से लड़ रही थी। कोई बात नहीं छुटकी, बड़ों के बीच में ये सब चलता रहता है, तुम उसके बारे में मत सोचो। आज मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट केक लाया हूँ, तुम दोनों को पसंद है ना? वाह, चॉकलेट केक! वैसे भी हमें बहुत भूख लगी थी। मम्मी और ताई जी लड़ रहे थे तो हम खाना भी नहीं मांग पाए उनसे। तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, स्कूल से आए तो वो दोनों रसोई घर में लड़ रही थी तो हम सीधा यहाँ चले आए। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं मैगी बना देता हूँ, तुम दोनों यहीं खा लो। ठीक है, तब तक हम चॉकलेट केक खाते हैं। और थोड़ी सी फीकी बनाना, किंजल को तेज मिर्ची पसंद नहीं है ना। जी भैया। अच्छा तुम दोनों खाना खा लो, फिर हम दादी के पास चलते हैं, उनके पास कहानी सुनेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। सेठी परिवार का आपस का प्यार उन्हें बांधे रखता था। आज तक जब भी जेठानी और देवरानी में तकरार हुई तो कभी प्यार से कभी डांट से मना लिया गया था, लेकिन अब दोनों की जिद बंटवारे पर आकर अटक सी गई थी। मैं कह रही हूँ ना, मेरे मायके से मिले हुए बर्तन है। हाँ, तो मुझे भी अच्छे से याद है कि ये 2 ग्लास जिसमें पानी पी रही थी वो मेरी मम्मी के घर से आए हैं। हाँ तो ये लो, तुम्हारे चिंदी 4 रुपए के ग्लास। हाँ, तो आपके घर से आए हुए बर्तन कौन से सोने के बने हैं? पूरे चिपट गए हैं। ओ, तो कौन कहता है मेरे मायके के बर्तन को हाथ लगाओ? आज के बाद मेरे कुकर और कढ़ाई को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे क्यों आपस में लड़ रही हो? माँ जी, इस बात का फैसला आप कर दीजिए कि किस बहू के साथ आपको रहना है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। आपसे सहन नहीं हो रहा है? अरे मुझसे पूछिए, मैं आपको कैसे झेल रही हूँ। क्या चल रहा है बे घर में? बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। अच्छा, वो आज सब आ गए यहाँ। देखिए, इतने सालों से जो चलता आ रहा है अब नहीं चलेगा। अब बंटवारा आप लोग कर ही दीजिए। पहली बार मैं इनसे सहमत हूँ। अब दोनों घरों का बंटवारा होना ही चाहिए। अब दोनों कैसी बातें कर रही हैं?
किस घर में 2 बर्तन नहीं बचते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाए। अरे आपस में बैठकर बात करते हैं, सब कुछ सुलझ जाएगा। नहीं विनोद, अब बात करने से कुछ नहीं सुलझ सकता। कितने सालों से इनके बीच में ये सब चलता आ रहा है, लेकिन अब घर में रोज रोज कलेश करने से कोई फायदा नहीं। अब दोनों का अलग हो जाना ही सही है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? घर की शांति के लिए यही सही है विनोद। रवि, तू ऊपर वाला मकान ले ले और विनोद नीचे वाला। सब कुछ बांट दो। अब सब कुछ अलग होगा, रसोई भी, मकान भी, घर भी। माँ, लेकिन आप चुप रहिए जी, यही सही है। ये फैसला लेते हुए कौशल्या को भी दर्द हो रहा था, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ रहा था तो वो था घर के बच्चों पर, जिन्हें अलग रहने की आदत ही नहीं थी। मम्मी, हम ऊपर रहने क्यों आ गए? अरे भाई, ताई जी का घर नीचे है, हमारा ऊपर है, ठीक है? अब बार बार नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी, हम ऊपर यहाँ अकेले करेंगे क्या? हमें भैया और अंश भैया के साथ रहना पसंद है। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए कोई जरूरत नहीं है बार बार नीचे जाने की। नहीं तो तुम्हारी ताई जी कहने लगेंगी, जब नीचे ही रहना था तो ऊपर गए क्यों? मम्मी, लेकिन आज तक तो बड़े भैया ही हमें पढ़ाते आए थे, अब कौन पढ़ाएगा? अरे कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन खबरदार जो तुम दोनों नीचे गए। आपकी लड़ाई हुई है ताई जी के साथ? हमारी तो भैया से कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर हम क्यों नहीं जा सकते? जबान लड़ाना बंद करो। एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया, हम में से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। अब तुम लोग बड़े हो गए हो और मुझसे जबान लड़ा रहे हो। कहा ना किंजल और विशाल के पास नहीं जाना। किंजल और विशाल हमारे छोटे भाई बहन है मम्मी, हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ना वो लोग नीचे आएंगे, ना ही तुम दोनों ऊपर जाओगे, समझे? अब हमारा घर, रसोई, सब कुछ अलग है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कुछ भी करने की या कहने की। आपने हमसे पूछा कि हम सब अलग होना चाहते हैं कि नहीं? हम सब तो खुश थे एक साथ रहकर। अंश देख, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैंने कह दिया तो वो फाइनल है। चुपचाप यहीं रहो तुम दोनों। किंजल और विशाल को भी चाची ऐसे ही डांट रही होगी। बेचारे दोनों कितने डर गए होंगे। बड़े आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा भैया। अक्सर बड़ों की लड़ाई में घर के मासूम अपना बचपन खो देते हैं। सेठी परिवार के बच्चों के साथ भी यही हो रहा था। जो बचपन से कभी अलग नहीं हुए थे, अब उन्हें पूरा पूरा दिन एक दूसरे से मिलने के लिए भी बहाना पड़ रहा था। अंश, ये ले, आज कॉलेज से आते वक्त मोमोज वाला दिख गया था, ले तू भी खा ले। और सॉरी, भूल गया, अब वो हमारे साथ नहीं रहते। कोई बात नहीं, तू खा ले, चल। किंजल को इतने पसंद है मोमोज, सामने होती तो छोड़ती नहीं, उसके बिना खाने का मन ही नहीं करता भैया। जानता हूँ, लेकिन मम्मी हमें उनसे मिलने भी तो नहीं दे रही है, ना ही चाची उन्हें नीचे आने देंगी। तो हम छुप कर चले क्या उनके पास? लेकिन मम्मी ने देख लिया तो? अरे हम छत पर चलते ना, वहां ना तो चाची आएगी ना मम्मी, उन दोनों को भी बुला लेंगे। ठीक है, जल्दी से चल फिर। दोनों जा रहे थे कि सविता आ जाती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? हम बाहर दोस्तों के पास जा रहे थे मम्मी। इस वक्त? और रोनित, तुम तो अभी अभी कॉलेज से आए हो। हाँ मम्मी, वो अंश को उसके दोस्तों के पास जाना था, तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ जाता हूँ। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे बस। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, मैंने खाना तैयार कर दिया है। हाँ मम्मी, बस थोड़ी देर में आते हैं। अरे चल यार, जल्दी कर। भाई बहन से मिलने के लिए किसी को अगर झूठ बोलना पड़े तो समझ लीजिए कि उनके घर के बच्चों पर क्या बीत रही होगी। अंश और रोनित चुपके से छत पर जाते हैं। किंजल और विशाल भी वहां आते हैं। किंजल, कैसी है तू? भैया, मुझे अब दोनों के बिना यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आता। हमारा भी कहाँ मन लग रहा है छुटकी, तुम दोनों के बिना। भैया, अब मम्मी से कहिए ना हमें आपस में मिलने दे, आपके पास आने दे। अरे ये सब बड़ों की बात है, मैं उनसे बात करूंगा, तुम दोनों ज्यादा परेशान मत हो। किंजल, ये ले, मोमोज पसंद है ना तुझे? वाह, मोमोज आपको याद था भैया? तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता पगली। अच्छा विशाल, तेरा इंग्लिश का टेस्ट कैसा गया?
भैया इस बार आपने पढ़ाया नहीं तो मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए। भैया बड़े लोगों की वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं, क्या ये इनको दिखता नहीं है? अंश, ऐसा नहीं कहते बड़ों के बारे में। मैं बात करूंगा सबसे, तब तक हम चारों यहीं मिलेंगे चुपके चुपके। बच्चों के आपस का प्यार उन्हें अलग होने नहीं दे रहा था, लेकिन बच्चे अकेले नहीं थे जो इन सब में पीस रहे थे। भाइयों का मन भी एक दूसरे के बिना कहाँ किसी चीज में लग रहा था। क्या हुआ? आप कब से थाली लेकर बैठ गए? आप कुछ खा ही नहीं रहे, क्या हुआ? बस मेरा मन नहीं है। पिछले कई दिनों से ठीक से कुछ खा पी नहीं रहे, ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? और आप खा क्यों नहीं रहे? ये गुड़ का पराठा तो आपको बहुत पसंद है ना? पसंद तो रवि को भी बहुत है। फिर रवि, पता नहीं ऐसा क्या है जो आपको हर बात में आपका छोटा भाई ही याद आता है। तुम नहीं समझोगी सविता, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जलन की पट्टी बंधी है। मुझे भी भूख नहीं है, मैं दादी के कमरे में जा रहा हूँ। भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे क्या हो गया है सबको? ना आप कोई ठीक से खाना खाता है, ना ही बात करता है। जहाँ सविता के घर से हंसी और भूख गायब हो गई थी, वहीं पल्लवी के घर में आजकल बहस और कलेश का माहौल रहता था। तुम्हें रहना था ना अलग, अब क्यों शिकायत कर रही हो कि सब काम मुझे करना पड़ रहा है? बच्चों की पढ़ाई पहले रोनित करवा देता था, खाने में भाभी की मदद थी तुम्हें, घर में सब कुछ मिल बांट कर हो रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग से सब कुछ चाहिए था। हाँ तो मैंने ये सब खुद के लिए नहीं किया है। पल्लवी ये सब तुमने अपने लिए ही किया है। देखो बच्चों को, क्या वो तुम्हें खुश लग रहे हैं? क्या मैं तुम्हें खुश लग रहा हूँ? हम में से कोई भी खुश नहीं है यहाँ। आपकी वजह से हमारी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, आपको पढ़ाना नहीं आता। चुप कर बदतमीज, ऐसे बात करते अपनी माँ से। आज के बाद तुम दोनों का बाहर जाना भी बंद है, यहीं बैठे रहो, तभी तुम दोनों को अकल आएगी। अरे बच्चों पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा पल्लवी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए दुकान में सब कुछ देख लूंगी। पल्लवी की जिद का असर उसके बच्चों पर साफ दिख रहा था। विशाल की पढ़ाई पर काफी बुरा असर हुआ था, तो वहीं किंजल का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं क्या हो गया है किंजल को, सुबह से उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा। मैंने दवाई भी लाकर दी है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विशाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ रोनित भैया को बुलाने। मैंने कहा ना, कोई भी नीचे नहीं जाएगा। इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। विशाल, उससे मत रोको पल्लवी, जाने दो। रोनित भैया, रोनित भैया। अरे क्या हुआ विशाल, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो किंजल का बुखार कम नहीं हो रहा भैया, आप दोनों चलिए ना जल्दी से। क्या किंजल को बुखार है? अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? किंजल को बुखार है? हाँ ताई जी, दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा, इसीलिए मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। रोनित, अंश। माँ, इस बार आप हमें नहीं रोकेंगी प्लीज। रोनित और अंश को देखकर किंजल खुश हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है, लेकिन इतने में सविता भी ऊपर आ जाती है। ताई जी, आप भैया को लेने आई है, प्लीज उन्हें यहीं रहने दीजिए, प्लीज भैया आप यहीं रहिए प्लीज। अरे किंजू, मैं यहाँ तुम्हारे भाइयों को लेने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लाई हूँ गुड़िया, ये लो पी लो। मुझे पता है तुम्हारा बुखार दवाई से नहीं, काढ़े से ही ठीक होगा। अरे भैया, माँ आप दोनों यहाँ आ गए? किंजल का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यहाँ आ गया। अब कैसी है किंजल? भाभी के काढ़े की बात ठीक है भैया, थैंक यू भाभी, आप सब यहाँ बिना बुलाए आ गए। इसे तो परिवार कहते हैं पल्लवी। हमारा परिवार कोई 4 दिन की जॉइंट फैमिली नहीं है जो ऐसे ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। प्लीज हम सब फिर से साथ रहते हैं, हमें अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं। अब अगर तुम सब भाई बहन नहीं भी कहते तब भी मैं खुद कहने वाली थी कि हम सब एक जॉइंट फैमिली बनकर रहेंगे। हाँ, और जो सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं बल्कि हर पल साथ देने वाली है। अलग होने के बाद समझ में आया कि बच्चों की खुशी और पति की भूख जब कम हो जाती है तो कितना दुख होता है। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचकर बहुत गलत किया। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब वनवास खत्म हो गया और अब हमारे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चलो अपनी अयोध्या वापस चलते हैं।
क्या हुआ जी? आज कुछ अलग ही चमक दिख रही है आपकी आंखों में। लेकिन ये इस चमक के बाद भी थोड़े दबे दबे से क्यों दिख रहे हो? कोई खुशखबरी छुपा रहे हो क्या? हाँ, बात तो है। आज मेरी मेहनत रंग लाई है। ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? प्रमोशन? अरे वाह जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर आप इस खुशखबरी को इतने बुझे बुझे शब्दों में क्यों बता रहे हो? माँ, बाबूजी, सुनिए तो जरा, राजीव जी का प्रमोशन हो गया है। अरे वाह बेटा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई। शाबाश बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पापा, इसका मतलब अब मेरे लिए बाइक पक्की। अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पापा कितने बड़े आदमी हैं। और पापा, मेरे लिए नया फोन। अब मुझे क्लास में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। देखा जी, आपकी एक खुशखबरी ने पूरे घर को रोशन कर दिया। अब तो सचमुच हमारे अच्छे दिन आ गए। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सुनीता ने सबके लिए खीर बनाई। रात को डिनर टेबल पर एक साथ सब बैठकर खीर खा रहे होते हैं। उसी बीच बहू, अब तो मंदिर में भंडारा करवाना होगा। मैंने भगवान के आगे मन्नत मांगी थी कि राजीव का प्रमोशन होगा तो मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी। माँ की मन्नतें, बच्चों की मांगे, सुनीता की उम्मीदें, सब अपनी जगह ठीक है। पर इन्हें कौन बताए कि मेरी तनख्वाह का हिसाब पहले से ही घाटे में है। ये सभी सोचते हैं मैं खड़ूस हूँ, कंजूस हूँ, लेकिन सच्चाई तो बस मुझे ही पता है। इसी बीच अमित भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, पापा, अब मेरी बाइक का तो पक्का हो गया ना। मैं तो दोस्तों को कल ही बता दूंगा कि मैं बुलेट खरीदने वाला हूँ। मजा आएगा जब सब ये सुनकर चिढ़ जाएंगे। रानी भी साथ साथ बोल पड़ती है, और मेरे लिए फोन भी। पापा, इस बार तो आप मना नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज पापा, अब की बार आईफोन। कब से मैं वीवो से काम चला रही हूँ यार, इससे तो पिक्स तक अच्छी नहीं आती। आईफोन में एडवांस्ड फीचर्स होते हैं। जब मुझे फोन की जरूरत होती है और मैं अपने दोस्तों को कहती हूँ कि मुझे अपना फोन दे दो, तो वो सब अपना अपना भाव दिखाते हैं। अब मैं भी आईफोन ले लूंगी तो मुझे किसी के नखरे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों की डिमांड सुनने के बाद भी जब राजीव कोई जवाब नहीं देता तो सुनीता कहती है, देखो जी, बच्चों की खुशी की बात है। छोटे मोटे खर्चे तो चलते रहते हैं, पर इनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? सबकी उम्मीदें मुझसे ही क्यों बंधी रहती हैं? क्या मैं सचमुच इन सबकी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा? माना कि प्रमोशन हुआ है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि तनख्वाह बढ़ने से पहले ही खर्चे 2 गुने हो चुके हैं। महीने की 5 तारीख आते आते जेब खाली हो जाती है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? यहाँ सब तेरे प्रमोशन की खुशी मना रहे हैं और तू इतना चुपचाप बैठा है। इस प्रमोशन की सबसे ज्यादा खुशी तो तुझे ही होनी चाहिए, लेकिन तेरे चेहरे पर तो वो मुस्कान ही नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए। कोई बात है मन के अंदर जिससे तू परेशान है? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। राजीव एक बार सबकी तरफ गौर से देखता है, फिर चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी कमरे में पहुंचती है। राजीव, क्या हुआ बेटा? बेटा सच सच बता, क्या बात है? कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। चल, अब जल्दी से बता दे मुझे। सरोज के बार बार पूछने की वजह से राजीव परेशान हो जाता है, और ना चाहते हुए भी। बाहर क्या बोला आपने कि आपने मेरी तरक्की के लिए मन्नत मांगी थी? माँ, मन्नत मुझसे पूछकर मांगी थी क्या? हर बार कोई आपकी मन्नत, कोई चढ़ावा मेरे सिर पर आ गिरता है। क्या आपने कभी सोचा है इन मन्नतों का बोझ मेरे सर पर आकर एक कर्जे की तरह चढ़ जाता है? माँ, आप सोचती हैं कि चढ़ावा चढ़ाकर आप भगवान को खुश कर देंगी, लेकिन आपके इस बेबुनियाद मन्नतों को पूरा करने के लिए मैं कैसे पिस जाता हूँ। मेरी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। माँ, आप ये कब समझेंगी? अरे बेटा, मैं ये सब तेरे लिए ही तो करती हूँ। माँ का दिल है। अगर मैंने भगवान से तेरे भले के लिए कुछ मांग ही लिया तो क्या गलत किया? आप गलत नहीं है माँ, गलत है तो आपकी मन्नतें। मन्नत आप मांगती हैं पर चुकाना मुझे पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि ये भंडारे की बात आप कर रही हैं, वो भंडारा कैसे होगा? माँ, यहाँ 1-2 लोगों को खाना खिलाने की बात नहीं है, 100 लोगों को खिलाना होगा। और मैं नहीं कर सकता। अगर आपको इतना ही शौक है, इतना ही प्यार है मुझसे, तो अपने ये शौक अपने बचत के पैसों से पूरी कीजिए। मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप साफ साफ सुन लीजिए। राजीव की ऊंची आवाज सुनकर सुनीता और बच्चे कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ तो बस अपनी बात रख रही थी, उन्हें आपकी खुशियों की परवाह है तभी तो। बस यही तो बात है, तुम सबको कभी कुछ समझ आ ही नहीं सकता। तुम सबने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं कोई एटीएम मशीन हूँ जिसे देखो जब देखो मुंह खोलकर फरमाइश कर देता है? सुनीता, तुम कहती हो कि बच्चों की खुशी चाहिए, अमित को बाइक चाहिए, रानी को आईफोन चाहिए और माँ को भंडारा करना है। अरे क्या समझ रखा है तुम सबने? मैंने कोई पैसे का पेड़ लगा रखा है क्या, जिस पर पत्तों की जगह पैसे लगे होते हैं, जिसे जब जो चाहिए तोड़ तोड़ कर जो चाहिए वो ले लोगे? पापा, मैं तो बस सोच रहा था अब आपका प्रमोशन हुआ है तो शायद। प्रमोशन प्रमोशन, अगर प्रमोशन हुआ भी है तो क्या हो गया? कौन सा खजाना मिल गया?
तुम लोग समझते हो प्रमोशन का मतलब हर तरफ से पैसे की बरसात होने लगेगी? नहीं, प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां दो गुनी हो जाती हैं। माना कि तनख्वाह बढ़ी है, पर खर्चे भी उससे ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम सबको सिर्फ अपनी अपनी जरूरतें नजर आती हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माँ चुप हो जाती है और सुनीता की आंखें भर आती हैं। अमित और रानी नजरें नीचे कर लेते हैं। राजीव गुस्से और तनाव के मारे लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? अभी कुछ देर पहले सब कितने खुश थे। मेरी ऊंची आवाज ने सबको दुखी कर दिया। माँ, बाबूजी, सुनीता, बच्चे सबके सब उदास हो गए। पर मैं भी क्या करूँ, हालातों के आगे मजबूर हूँ। राजीव के गुस्से को देखते हुए सभी चुपचाप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही राजीव तैयार होकर ऑफिस के लिए चुपचाप निकल जाता है। वहाँ कुछ दोस्त कैफेटेरिया में बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हुआ यार राजीव? चेहरे से लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का बोझ तू ही उठा रहा है। क्या बताऊं यार, घर के खर्चों से तंग आ गया हूँ और खर्चे हैं कि काबू में ही नहीं आते। प्रमोशन हुआ तो सबकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बच्चे कहते हैं नई बाइक चाहिए, आईफोन चाहिए। माँ बाबूजी की दवाइयों का खर्च अलग। सुनीता बेचारी घर संभालते संभालते थक जाती है। वो भी कब से घर में काम वाली बाई रखने को कह रही है। सच कहूँ तो डर लगता है, कहीं सबकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया तो। देख भाई, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तू ये बता कि तेरी कंपनी में तो ओवर टाइम का ऑप्शन है ना? ऐसा कर, तू 3 घंटे और काम दे दे। थोड़ा स्ट्रगल तो होगा, पर घर की जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी। पर मैं घर पर क्या कहूंगा कि मैं 3 घंटे लेट क्यों आ रहा हूँ? अरे बोल देना ऑफिस का काम बढ़ गया है। अगर घर में कहेगा कि तू ओवर टाइम कर रहा है तो सब मना कर देंगे, साथ ही सबको गिल्ट भी होगा। ओवर टाइम, हाँ यही ठीक रहेगा। अगर मैं रोज 3 घंटे और रुकूं तो शायद सबका सपना पूरा कर पाऊं। खुद थक जाऊंगा पर बाकी सब तो खुश रहेंगे, यही सही रहेगा। रात के 9 बज चुके थे। राजीव अभी तक घर नहीं आया था। माँ और सुनीता दोनों दरवाजे पर नजर टिकाए बैठे थे। माँ जी, राजीव तो रोज 6 बजे तक आ जाते थे, आज 9 बज गए, अभी तक घर नहीं पहुँचे वो। वही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, कहीं कल रात वाली बात से नाराज तो नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद राजीव घर पहुँचता है। अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? रोज तो 6 बजे तक आ जाता है, आज तुझे घर आने में 9 बज गए। कहीं तू कल वाली बात से नाराज तो नहीं हो गया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये लो तुम्हारे भंडारे के पैसे। तुम चाहती थी ना कि मेरे प्रमोशन की खुशी में भंडारा करवाओ, तो तुम्हें जैसा करना है, जो करना है वो करो। माफ करना माँ, मैं कल थोड़ा नाराज हो गया था। दरअसल मुझे किसी और बात की चिंता थी और मैंने तुम सबको दुखी कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कल तो 36 बातें सुना दी अपनी माँ को और आज पैसे दे रहा है। अरे माँ बाबूजी, आप सबकी खुशियों का ध्यान कौन रखेगा? मैं ही रखूंगा ना। माँ ने मुझसे कहा है भंडारे के लिए, तो उनकी इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। बचपन में आप दोनों ने मेरी हर जरूरत, मेरी हर इच्छा पूरी की, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी करूं। अपने अरमान मत मारो माँ, मैं सब करूंगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सब पूरा कर दूंगा। माँ पिताजी से बातें करने के बाद राजीव फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद, सुनीता, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? दरअसल बात ये है कि बच्चे कल की बात से थोड़ा नाराज हैं, इसलिए अपने कमरे में हैं। राजीव दरवाजा खोलकर धीरे से अंदर जाता है। दोनों बच्चे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। राजीव चुपचाप खड़ा होकर सुनता है। पापा का तो बस चिल्लाना ही आता है, जब देखो तब डांटते रहते हैं। वो खुद को भी बहुत होशियार समझते हैं और हम सब तो जैसे बेवकूफ हैं। हाँ, सच कहा तुमने, उनका मूड तो हमेशा ऑफ ही रहता है, कभी खुश दिखते ही नहीं। पता है भैया, पिछले हफ्ते मुझे खुले पैसों की जरूरत थी, तो मैंने पापा के पैंट से बटुआ निकालने की कोशिश की। इतने में ही पापा वहाँ आ गए और पापा ने जैसे ही देखा कि मैं बटुए में हाथ डाल रही हूँ, इतनी तेज चिल्लाए कि मेरे हाथ में जो उनका बटुआ था ना, वो छूटकर गिर गया। तो मैं इतनी डर गई थी कि क्या बताऊं। तुझे पता है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि पापा चिल्लाए किस बात पर थे। अरे छोड़ना, पापा को चिल्लाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वो तो बिना चिल्लाए कोई बात करते ही नहीं है। ये सारी बातें राजीव वहीं खड़े खड़े सुन रहा था। उसकी आंखें भर आती हैं। वो बच्चों को समझाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। राजीव अब रोज 9 बजे के बाद घर लौटने लगा था। सुनीता जब उसे पूछती कि आप रोज इतना लेट क्यों आते हैं, तो वो कहता ऑफिस में काम बढ़ गया है इसलिए। कुछ दिनों बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पापा, हमारे कॉलेज से ट्रिप जा रही है, मैं भी जाना चाहती हूँ। जाओ, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन पापा, उसके लिए 15,000 रुपए लगेंगे। क्या कहा? 15,000? कोई जरूरत नहीं है ट्रिप पर जाने की, ट्रिप बाद में भी हो जाएगी। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपने मुझे आईफोन दिलाने से मना कर दिया और अब ट्रिप पर भी नहीं जाने दे रहे। मैंने अपने दोस्तों से हाँ कर दिया है, अब आप कहते हो मत जाओ। आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो पापा? रानी झटके से उठती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पापा, आपने उसे फोन नहीं दिलाया ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ ट्रिप पर तो जाना बनता था।
उसके लिए ये जरूरी था। आपने उसके साथ गलत किया। बेटा, तुम्हारी सैलरी आ गई है क्या इस महीने की? जी बाबूजी, आ गई। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, मैं जिस गार्डन में रोज योगा करने जाता हूँ ना, उधर एक एक्सरसाइज की मशीन लग रही है। तो सब मेंबर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करके ला रहे हैं, तो मुझे भी कुछ पैसे देने हैं। कितने? बेटा, 5,000। बाबूजी, इस महीने आप 2,500 दे दो और अगले महीने 2,500 दे देना। एक साथ अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। पिताजी चुप होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी वक्त सुनीता भी कहती है, सुनो जी, घर का सामान लाना है, खत्म हो चुका है। मम्मी जी, पापा जी के ड्राई फ्रूट्स भी सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ले आना। जितनी जरूरत का सामान है उतना ले आओ। अभी ड्राई फ्रूट्स लाने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद ला दूंगा। कमरे में राजीव की माँ और पिताजी गंभीर होकर बैठे होते हैं। पता नहीं राजीव को क्या हो गया है, कोई भी बात करो तो सीधा ना कर देता है। कमाता है, प्रमोशन भी हुआ है, फिर भी बच्चों पर और हम पर खर्च नहीं करता। सही कह रही हो। इतनी कंजूसी किस काम की? जब परिवार पर खर्चे ना करेगा तो किसके लिए जमा कर रहा है? सुनीता भी बोलती रहती है पर उसकी भी नहीं सुनता। दिन ब दिन इतना खड़ूस होता जा रहा है, ना किसी से ढंग से बोलता है, ना हंसता खेलता है। सुबह निकलता है तो सीधे रात के 9-10 बजे घर में घुसता है। घर का माहौल एक बार फिर से भारी भारी हो जाता है। अगले दिन सुबह सबके जाने के बाद सुनीता की सहेली का फोन आता है। क्या कर रही है सुनीता? कुछ नहीं, घर के कामों में लगी हूँ। अरे, मुझे ना मेरी साड़ी का ब्लाउज सिलवाने जाना है। सोच रही हूँ कि तू अपने टेलर का नंबर दे देती। हाँ हाँ, दे देती हूँ। वैसे तूने नई साड़ी खरीदी क्या? अरे हाँ, मेरा बर्थडे है ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सीधे मार्केट बुला लिया, अपनी पसंद से साड़ी दिलाई। मैं तो हैरान रह गई और बहुत खुश भी। अब बर्थडे डिनर पे वही साड़ी पहनूंगी। ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उदासी भी आ जाती है। उसके मन में ईर्ष्या और एक उम्मीद दोनों जाग उठते हैं। रात में जब सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुनो जी, आपने तो कभी मुझे गिफ्ट नहीं दिलाया, ना ही कभी शॉपिंग कराई। आपको पता है, मेरी दोस्त की 50वीं बर्थडे थी, तो उसके पति ने उसे अपनी पसंद से साड़ी दिलाई और अब वो उसे डिनर पे भी ले जाने वाले हैं। तुम्हारे इन फालतू के चोचलों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें तो सब कुछ चोचला ही लगता है। जहाँ पैसों की बात आती है वहीं तुम्हारा मुंह सूख जाता है। पता नहीं इतनी कंजूसी किसके लिए करते हो? क्या करोगे इतना बचा के? जब घर के लोग ही खुश नहीं होंगे तो इन पैसों का क्या फायदा? सुनीता नाराज होकर मुंह फेर कर सो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में बिजली का बिल आता है। सुनो जी, बिजली का बिल आ गया है, इसे भरवा देना। ठीक है, दे दो, मैं रख लेता हूँ। राजीव बिल को जेब में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी बाहर से आते हैं। अरे सुनीता बेटा, बिजली का बिल आया था ना, कहाँ गया? जी बाबूजी, मैंने तो इन्हें दे दिया, राजीव जी को। राजीव ऑफिस चला गया क्या? नहीं बाबूजी, अभी तो नहीं गए। तो फिर ला, वो बिजली का बिल मुझे दिखा। क्या बात हो गई बाबूजी, आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तू मुझे बस बिल दिखा दे। सुनीता राजीव को ढूंढती है। वो फ्रेश होने गया होता है। सुनीता बिल के लिए राजीव के जेब में हाथ डालती है, तभी बिल के साथ साथ उसके पति का बटुआ भी निकल आता है। हे भगवान, ये क्या है? बाबूजी सामने खड़े सब देखते हैं और बटुए का हाल देखकर सब बात समझ जाते हैं। बस समझ गया मैं। वो बिना कुछ और कहे चुपचाप बिजली का बिल सुनीता के हाथों से लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को बाबूजी राजीव का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। राजीव के आते ही, राजीव आ गया तू? चल जल्दी से फ्रेश हो जा और फटाफट खाना खाकर मुझे बाहर घुमाने ले चल। बाबूजी, इतनी रात को? ले चल, मन कर रहा है बाहर की हवा लेने का। दोनों कुछ देर बाहर जाते हैं। तब बाबूजी राजीव का हाथ पकड़कर पूछते हैं, अब सच्ची सच्ची बता, तू इतना परेशान क्यों रहता है? परेशान नहीं तो। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। आज मैंने तेरे बटुए की हालत देखी। इस कदर फट चुका है तेरा बटुआ, उसे देखकर मैं सब समझ गया बेटा। राजीव सब कुछ समझ जाता है और वो बाबूजी के गले लगकर फूट फूट के रोने लगता है। बाबूजी, मेरे सिर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनकी जरूरतें, उनका भविष्य, उनकी शादी। सुनीता को भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। आप दोनों की भी देखभाल करनी है। कुछ भी टाइम से नहीं कर पा रहा हूँ बाबूजी। किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ? अच्छा चल, ये बता, आजकल तू इतना लेट क्यों आने लगा है रोज? बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए ओवर टाइम करता हूँ। रानी को आईफोन चाहिए, बेटे को बुलेट चाहिए। उनकी ख्वाहिशें हैं बाबूजी, और मेरे रहते मैं उनकी ख्वाहिशें मरने नहीं दूंगा। उन्हें वो सब दूंगा जो वो चाहते हैं। बस थोड़ी देर है। रानी का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए नया आईफोन ले लिया है, लेटेस्ट मॉडल, और बेटे के लिए बुलेट की बुकिंग भी कर दी है। बस अफसोस इस बात का है कि सुनीता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, पर मैं जानता हूँ वो समझेगी, सब समझ जाएगी। तू इतना कुछ सह रहा था और किसी को कुछ बताया भी नहीं।
बाबूजी, इसमें बताने की क्या बात थी, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। बाबूजी, माँ का प्यार तो सबको दिखता है, पर बाप का क्या? बाबूजी, बाप वो छत है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को हर मुश्किल, हर रुकावट से बचाता है। अगर मैं ही टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। इसलिए मैं सख्ती से बात करता हूँ, ताकि चाहे सब मुझे बुरा कहें पर खुद ना टूटे। मैं उनकी हर मुश्किलों के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हूँ, जैसे कभी आप हुआ करते थे। ये सारी बातें तो मैंने आपसे ही सीखी है बाबूजी। थोड़ी देर बात करने के बाद राजीव अपने पिता के साथ इस वादे को लेकर वापस घर लौट आता है कि आगे से वो किसी भी परेशानी को खुद तक सीमित नहीं रखेगा।